बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर अली, डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको और होम्योपैथी को दोनों को साथ लेके कामयाबी की तरफ चल रहे होंगे और दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे होंगे। जिनके क्लिनिक हैं वो यकीनन हर रोज़ नए तजुर्बात से गुजरते होंगे और जिनके क्लिनिक नहीं हैं वो घर में बैठे परेशान होते होंगे। जिन्होंने क्लिनिक खोलने हैं वो खोलने के लिए परेशान होंगे और जिनके क्लिनिक खुले हुए हैं अगर उनकी तसल्ली नहीं है, पेशेंट की आमद इतनी नहीं है जितने वो चाहते हैं, तो वो परेशान होंगे। और जिनके क्लिनिक बहुत अच्छे चल रहे होंगे वो और दुआ कर रहे होंगे कि और बेहतर चले। लेकिन अल्लाह ताला का एक कानून है कि अल्लाह ताला ने रोज़ी आपकी लिख के भेजी है, आपकी किस्मत का हाल लिख के भेजा है, आपकी उम्र, आपकी सांसें ये लिख के भेजी हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ने कहा ला सा लिल इंसान इल्ला मा सा, जितना इंसान मेहनत करेगा उसको मिलेगा। इसलिए आप जितना मेहनत करेंगे उतना मिलेगा। कईयों ने इतनी मेहनत की है, मैं किसी भी प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने इतनी कामयाबी ली कि वो खुद हैरान है कि हमने इतना तो मांगा नहीं था जितना अल्लाह ने अता कर दिया। तो अल्लाह ताला किसी बात पे भी खुश हो सकता है, किसी छोटी से छोटी नेकी पे भी अल्लाह खुश हो सकता है। इसलिए आप अपने पेशेंट के लिए खुद को पेशेंट बनाना पड़ेगा और उनके लिए कोई नई राहें, कोई तरीके सोचने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, कोई रिसर्च करनी पड़ेगी, मेडिसिन पढ़नी पड़ेगी, कोई पैथोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, कोई पैरासाइटोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, ताकि किसी साइड से भी आप ऑपरेशन को डील कर सकें। और जो पेशेंट आपका अच्छा डील होगा, तो चाहे वो ठीक हो ना हो, लेकिन वो देखता है कि डॉक्टर ने मुझ पर मेहनत की है। अगर आपको केस पता ही नहीं है, आता भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उसकी पूरी बात सुनते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, तब भी वो तसल्ली से जाएगा और फिर भी दोबारा आ सकता है। ठीक नहीं हुआ, दवाई नहीं ली, फिर भी आ सकता है, क्योंकि पहला फर्ज ही यही है कि हम पेशेंट से अच्छे तरीके से पेश हैं, अच्छे अखलाक से पेश हैं और उसको अच्छी उसकी रहनुमाई करें। हमारी अब होम्योपैथ डॉक्टर के लिए मसला ये है कि वो रेफर नहीं करते, और मैं कहता भी नहीं हूँ कि उनको रेफर करना चाहिए। खुद मेहनत करें। एलोपैथिक साइड पे या दूसरी साइड पे आप जाएंगे तो पेशेंट रेफर भी करते हैं। एक आम डॉक्टर है, जीपी है, बैठा गली मोहल्ले में, उसके पास जरा सा हेपेटाइटिस बी सी आ गया, उसने कहा जाओ जी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, जाओ जी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास। जरा सा टाइफाइड नहीं उतर रहा, कहना जाओ जी स्पेशलिस्ट के पास। जरा सी स्किन ट्रबल देखा नहीं ठीक हुई, 1 दिन की 2 दिन की दवाई दी उसने, कोई ऑइंटमेंट दी, कोई खाने को दी, नहीं फर्क पड़ा, जाओ जी स्किन स्पेशलिस्ट के पास। कोई आम दवाई दी नींद की, सुकून के लिए, कोई ट्रंकलाइजर दे दिया, उसको नहीं फर्क पड़ा, जाओ जी आप माहिर नफ्सियात के पास, साइकाट्रिस्ट के पास जाएं। क्यों? कि उनकी किताबों में लिखा है कि बस ही ये दवाई है आपके पास, इसके अलावा दवाई कोई नहीं है, और ये बीमारी है, इसका हल ही नहीं है, ये बीमारी लाइलाज है, इनक्योरेबल है, इसका इलाज नहीं है।
ये ऑटो इम्यून है, इसका इलाज नहीं है। वो अपनी हेल्प के लिए, अपना पीछा छुड़ाने के लिए सीनियर डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और सीनियर डॉक्टर के पास भी वही दवाइयाँ, फिक्र ना करें, वही दवाइयाँ, उसकी दवाइयाँ अलहदा नहीं है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाए, वही मैदे की दवाइयाँ चल रही हैं। नाम और होगा, साल्ट वही होगा, कंपनी और हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, लेकिन चल रही हैं। कभी ऐसा क्यों है वहां पे कि जरा सी समझ नहीं आई तो टेस्टों की बरमार लिख दी, जरा सी समझ नहीं आई एक्सरे लिख दिया, जरा सी बरमार अल्ट्रासाउंड लिख दे, एक्सरे लिख दे, सीटी स्कैन कर ले, एमआरआई कर ले। वो टेस्ट हैं जो बंदे के बाद का बर्दाश्त भी नहीं होते, और बाद का जरूरत भी नहीं होती, वो टेस्ट भी करवा रहे होते हैं। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। ये खुशकिस्मती है आप लोगों की कि होम्योपैथी में जब लिखा है हर बीमारी का इलाज मौजूद है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो लाल आज है, चाहे इनकरेबल है, चाहे वो ऑटो इम्यून है, चाहे क्रॉनिक है, चाहे इनमल्टीरेट है, जो भी है उसका इलाज लिखा है मौजूद है। इसलिए डॉक्टर रेफर नहीं करता। अच्छा लिखा है मौजूद है तो कोशिश करे दवाई दे। लेकिन हर आदमी की होम्योपैथिक नॉलेज वोकैबुलरी बराबर नहीं है। किसी डॉक्टर ने आज से 20 साल पहले दवाई पढ़ी तो याद है, किसी ने साल पहले पढ़ी वो भूल गया। किसी की याददाश्त अल्लाह ने बहुत अच्छी दी है, उसको दवाइयाँ, अपने केसेस, अपने नुस्खे, अपना तरीका सब याद रहता है, लेकिन किसी को याद नहीं रहता। तो इस सिलसिले में आप ज़रूर कंटेक्ट करें कि इसकी मेडिसिन कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से हो सकती है, कोई नई मेडिसिन आई है, कोई नई पोटेंसी है, कौन सी पोटेंसी मिल सकती है। तो आप मेहनत करते रहते हैं, इसलिए आप रेफर नहीं करते कि हमारी बुक्स में लिखा है कि इसका तो इलाज मौजूद है, ये तो मर्ज ठीक हो चुके हैं, मैंने नहीं ठीक किया तो होम्योपैथी ने ठीक किया, बुक्स में रेफरेंस है कि ठीक हुआ। इसलिए फिर होम्योपैथ डॉक्टर लगा रहता है अपनी कोशिश में। लेकिन वो कोशिश कामयाब क्यों नहीं होती? मैं जो असल बात है वो ये है कि फिर कोशिश कामयाब क्यों नहीं होती? रॉकेट साइंस तो है नहीं है कि आपने पहले जहाज का सीखना है, एविएशन का, जहाज का, फिर आपने पायलट बनना है, ऐसी तो बात ही नहीं है। बैठ के पढ़ना है आराम से। हर काम के लिए सोच चाहिए होती है, तो सोच अभी भी कम है। अपनी सोच को बदलना पड़ता है। वो सोच को चेंज करें, सोच को बदलें, सोच को पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिव ना करें, तो आप देखें कि आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपकी जो सोच है, आज की सोच आपका फ्यूचर है, याद रखिए। आज ही आप तो जब का शिकार हैं, आज ही आप डबल माइंडेड हुए हुए हैं, आप ही आपके जेल में आ रहा है, मेरा कि नहीं चल रहा ही नहीं, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। क्यों सोचते हैं ऐसे? ये क्यों नहीं सोचते मेरा क्लिनिक चलेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं आखिरी हद तक दवाई दूंगा, आखिरी हद तक पेशेंट की खिदमत करूंगा, पेशेंट की हिस्ट्री लूंगा, उसकी मदद करूंगा। अपने अंदर जब पॉजिटिविटी करेंगे तो ये आपका, आपके अंदर ही है आपकी कामयाबी, आपके अंदर ही आपका फ्यूचर। आपकी अब कई इधर डॉक्टर बैठे उनकी एजेस कम है, यंग है बिल्कुल माशाल्लाह, वो पकड़ ले एक दो फील्ड उसी पे स्टडी करें। डायबिटीज को पकड़ लें, आपको रिजल्ट मिलेगा। ब्लड प्रेशर को पकड़ लें, आपको रिजल्ट मिलेगा। स्किन को पकड़ लें, आपका रिजल्ट मिलेगा। पाइल्स को पकड़ लें, आपका रिजल्ट मिलेगा। फिस्टुला को पकड़ लें, पाइल्स को पकड़ लें, स्टोमक को पकड़ लें, लिवर को पकड़ लें, हार्ट को पकड़ लें, रिसर्च करें, उसके मतलब दवाइयाँ। ये नहीं मैं कहता कि चलो वही इलाज करें, लेकिन एक चीज पे अपना माहिर जरूर बने। एक शोबा पकड़ लें, वो लिखा हो आपके बोर्ड के बाहर, मालिज खसूसी दिल के अमराज, मालिज खसूसी स्किन के अमराज, मालिज खसूसी मैदा के अमराज, मालिज खसूसी जिगर के अमराज। पढ़े और करें, लिखें, इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि आप पीछे पड़े हुए हैं। आपको बहुत सारी मेडिसिन पता चल जाएगी और आपको, आपके लिए आसान ईजी हो जाएगी। पढ़ते नहीं है, सोच अच्छी नहीं।
सोच वीक है आपके। मेरा टारगेट ही है, मैंने पढ़ना है और ये करना है बस। मत सोचें कि मैंने एक छोटा सा क्लिनिक खोला है, दिमाग में सोचे मैंने बहुत बड़ा क्लिनिक खोला। एक कनाल पे क्लिनिक लेना है मैंने, ख्यालों में क्लिनिक बनाया एक कनाल का। आपका कमरा अलहदा है, डिस्पेंसरी अलहदा है, वेटिंग रूम अलहदा है, जेंट्स लेडीज अलहदा है, और एक रेस्ट रूम है, एक मरीजों का रेस्ट रूम है, एक मरीजों का है जहाँ किसी को बैठाना है, बैठो जी आपकी दवाई बन रही है, आपको इमरजेंसी है, आपको तकलीफ है, जहाँ लेटे जी थोड़ी देर ये दवाई खाए। आप क्यों 8 बजे 8 का क्लिनिक सोचते हैं? तो जब छोटा सोचेंगे और जब जाएंगे बाजार में उसी का किराया उसी कीमत सुन के फिर और छोटा लेने में मजबूर हो जाए। ये तो है मजबूरी की आखिरी हद। लेकिन अगर आपकी सोच ही अच्छी है तो आप अल्लाह आप उसके लिए वसाइल पैदा कर देता है। रास्ते ऐसे ऐसी जगह से निकलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि रास्ते कहाँ से निकलेंगे। आपने कल को अमीर होना है तो अमीरी की सुने, अमीरी का सोचेंगे, क्यों गरीबी का सोचें कि मैं फलां गाड़ी चलाऊंगा, मेरे फलां जगह घर होगा, मेरा फलां जगह क्लिनिक होगा। अब ये क्यों सोचते हैं? और ये चीज आपको मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये। अल्लाह ने आपके अंदर कामयाबी रखी हुई है। आप सोचें अच्छा केमिकल बनेगा, अच्छे हार्मोन बनेंगे, अच्छा आपका इन्वायरमेंट बनेगा, अच्छा आपका माहौल बनेगा। जब आपके जिस्म से वो वाली पॉजिटिविटी वाली लहरें बाहर निकलेंगी तो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, लोग भी खुश होंगे कि ऐसा कोई आदमी है उसके पास जाना चाहिए। ये ख्यालात से आगे जो इम्पल्स है उससे बात हो रही है। आपकी ख्यालात से अल्फाज निकल गए, हवा में चले गए, एक एनर्जी बन चुकी है। अब जिस तरह के आपके लोग होंगे जो ठीक होना चाहते हैं, नहीं जी हमने तो ठीक होना है, हम बहुत अच्छे डॉक्टर की तलाश में हैं, हम बहुत अच्छा डॉक्टर लेने की तलाश में हैं, हम बड़ा अच्छा वेल जो है डॉक्टर की तलाश में है, उसकी वो वाली वहां पे रेडिएशन हो रही है, आपकी भी हो रही है, मैंने भी अच्छा बनना है। जब वो आपस में मिलते हैं तो खुद ब खुद आपके पास आते हैं। आप आज नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। करके देख लें। आप आज बुराइयां सोचें कि मैंने जी ये काम करना है, मेरे को 2 नंबर काम करने हैं, 2 नंबर आदमी आने शुरू हो जाएंगे। अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें। और ये जो अल्फाज है ना अच्छे पॉजिटिव, कि मैं कल को अच्छा बनना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छी गाड़ी चलानी है, अच्छा क्लिनिक खोलना है, ये आपके डीएनए को चेंज कर देता है। ये आपके अल्फाज ही है, ये आपकी सोच ही है जो आपको चेंज करती है, और सोच ही है जो आपको बीमार करती है। जब सोच आपके डीएनए को चेंज करेगी एक एनर्जी बनेगी, एनर्जी आपके जिस्म से पॉजिटिव निकलेगी, पॉजिटिव एनर्जी वाले ही लोग आपके पास आएंगे। तो अपनी सोच को जरूर बदलना पड़ेगा। होम्योपैथी में है ही सोच है ही माइंड है। आप सो जोर लगा लें और माइंड के पे जो दवाई सेलेक्ट होगी तभी आपको कामयाबी मिलेगी, वरना हर तरफ से आम दवाई दे दें आपकी बीमारी को स्टे मिल सकता है, कम्बिनेशन दे दें स्टे मिल जाएगा आपकी तकलीफों को। वैसे ही हाइपोटेसी चलेगी, उसकी दवाई नहीं बनती, थोड़ी सी वो बनती भी है, मैच कर रही है, थोड़ा सा स्टे मिल जाएगा। आपकी बातों से, आपके अखलाक से, आपके अच्छे रवैये से उसकी बीमारी को स्टे मिल जाएगा। लेकिन जब माइंड की सिम्टम मिलेगी तो फिर 100% क्योर मिलेगा, और ये मिलना वाकई मुश्किल काम है। सब आदमियों को, सारे लोगों का माइंड डिग आउट करना बहुत मुश्किल काम है, और उसका खुद बताना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर मिल जाता है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आपने माइंड पढ़ लिया किसी का, आपने होम्योपैथी की स्टडी कर ली, फिर आपको पता चलता रहता है कि अब मैंने इसमें से खुद सिम्टम कौन सी लेनी है, इसकी माइंड सिम्टम कौन सी है, इसकी पर्सनैलिटी कौन सी है, इसकी अपनी सिम्टम कौन सी है। आपके पास एक आया आदमी, आप उसका इलाज कर रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा, उसने कहा मुझे टाइफाइड है, नहीं ठीक हो रहा। आपने टाइफाइड देखा, टेम्परेचर है, नहीं ठीक हो रहा, खांसी है, नहीं ठीक हो रहा, आपने दवाइयां दे दी, सब पे दे दी, किडनी स्टोन है, नहीं निकल रहा, आपने बहुत सारी दवाइयां दे दी, खांसी के लिए बेहतरीन दवाइयां दे दी, आपने ड्राफ्सा दे दी, मेफाटर दे दी, ट्यूबर दे दी, बेसिलाइनम दे दी, स्पोंजिया दे दी, कोरेलियम रोबरम दे दी,
नहीं ठीक हो रही। उस आदमी का नाम है बशीर अहमद खान। उसकी खांसी नहीं ठीक हो रही, आपने दे दी, अब आपको खांसी छोड़नी पड़ेगी। अब आपको इलाज करना पड़ेगा बशीर अहमद खान का, कि बशीर अहमद खान है कौन है। इसको सर्दी ज्यादा लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है, इसको गुस्सा ज्यादा आता है कि प्यार ज्यादा है इसमें। ये फ्रॉडिया है, झूठा है, या क्या है। इसको खौफ कोई तंग तो नहीं कर रहा। इसके अंदर बेचैनी है, इसके अंदर जल्दीपन है, हरिडनेस है, हर काम फौरी चाहता है, या सुस्ती है। हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको मोहम्मद बशीर खान का इलाज इस बातों पे करेंगे, तो वो भी ठीक हो, उसकी खांसी उससे पहले ठीक होगी। हमें आखिर जाना पड़ेगा। तो उसके सिम्टम को मिला के कोई नाम भी दे दे बीमारी का, बीमारी बन जाती है। कोई नाम दे, वो तो बीमारी है। लेकिन जब आप उसकी सिम्टम का इलाज करेंगे तो आप कामयाब हो। मैं आपको वाकया सुनाने वाला है या नहीं है, लेकिन मेडिकल में और शेयरिंग में सब जायज है। मैं एक दोस्त के पास बैठा था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। उसने क्लिनिक खोला मुझसे 2 साल पहले। मैंने 82 में स्टार्ट किया, उसने 80 में। साथ ही पास की उम्र के साथ क्लिनिक खोल लिया। अब मैं भी वहां जाके बैठ जाया करता था। ना उसे पता है ना मुझे पता है, जितना पढ़ा था वही पता है। अब एक औरत आ गई, अब वो कह रही डॉक्टर साहब मुझे दवाई दें। डॉक्टर साहब किस चीज की दवाई, क्या हुआ है? कहती मुझे कपड़े नहीं आते। ना उसको पता था कपड़ों का, ना मुझे पता। अब हम एक दूसरे का मुंह देखे कि इसको कपड़े नहीं आते, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बात दर्जी का बोर्ड लगा हुआ कि डॉक्टरी का बोर्ड लगा हुआ है। अब कपड़े नहीं आते तो आप इधर जाओ, दुकान पे जाओ, गारमेंट की और जाओ। हमें नहीं पता था, लेकिन वो एक गांव में क्लिनिक था। और कपड़े ना आने का मतलब औरतों के लिए कि उसको मेंसेस नहीं है। अब कपड़े ना आने पे दवाई देंगे, कौन सी देंगे? आपको तो पता ही नहीं बीमारी कौन सी। उसको उसको पता है बीमारी, पूरे गांव वालों को पता है, पूरे इलाके को पता है कि कपड़े नहीं आते का क्या मतलब है। लेकिन जब सिम्टम ली, तो सिम्टम ली, उसी सिम्टम को एमिनोरिया कहते हैं, उसी सिम्टम को स्कैंटी मेंसेस कहते हैं, उसी सिम्टम को इरेगुलर मेंसेस कहते हैं। बीमारी का नाम जो मर्जी दे दें, उनके गांव में तो कपड़े नहीं आते सबको, एक सिंपल एक वर्ड। लेकिन आपने फिर उसकी सिम्टम ली और फिर आपने दवाई। और अगर नहीं फर्क पड़ेगा, माइंड पे जाना ही पड़ेगा आपको। अगर आप परसटिला दे रहे हैं उसके लिए, तो परसटिला की माइंड की लामतें पूछनी पड़ेंगी। अगर आप कालू फाइलम देने लगे हैं तो उसकी लामतें पूछनी पड़ेगी। अगर आप सीपिया देने लगे तो उसकी लामतें तो पूछनी पड़ेंगी। ये अलग बात है कि आपको नहीं पढ़ाया गया शुरू में, माइंड किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। अगर पहले दिन से पढ़ाया जाता तो आप पहले दिन से माइंड पे चलते। तो ये हालत ना होती, ये कंडीशन ना होती। तो आपको माइंड मैच करके उस बीमारी का, उस अलामतों का दवाई देनी पड़ेगी, ये इसके बगैर चारा नहीं है। तो इस तरह अगर आप पॉजिटिव सोच बनाते हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे, आप नाकाम नहीं। आपकी सोच एक मकनातीस की तरह आपके अंदर चिमड़ जाए, चाहे वो नेगेटिव सोच है, चाहे वो पॉजिटिव है। अगर वो मैग्नेट की तरह आपके अंदर चलेगी, आपके डीएनए में चलेगी, तो वो नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव, वो पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव, याद रखिए। तो बराए मेहरबानी सोच को चेंज करें, होम्योपैथ बने। अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपका साथ दे। अब ये देखिए कि हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला की सिफ्त से। आज अल्लाह ताला की सिफ्त अल गफ्फार जल्ला जलालहू, अल गफूर जल्ला जलालहू। अल गफ्फार अल गफूर तो केवल इकट्ठे बोला जाता है, गफूर रहीम इकट्ठा बोला जाता है। अल गफ्फार अल गफूर का मतलब है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बख्शने वाला। अल गफ्फार का मतलब है कि आपकी बुराइयां छुपाने वाला।
आपकी जो गुनाह है, जो बुराइयां अल्लाह छुपा भी, तो कितना बड़ा गफार है फिर, कि किसी स्टेज पे भी ये तौबा करे और मैं उसको माफ करूं, गफूर भी है। तो आप ये देखिए कि वही ज़ात हो सकती है जो आपकी पर्दापोशी भी कर रही है और आपको माफ भी कर रही है, आपको दरगुजर भी कर रही है। अल्लाह तो बहाने चाहता है माफ करने का, ये भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसी बात हो तो मैं माफ कर दूं। आपने गुनाह बहुत ज्यादा किए, बहुत ज्यादा किए, शिर्क नहीं किया तो आपकी माफी फौरी तौर पे हो सकती है। आप तौबा इस्तगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करें, इस्तगफार का जिक्र करेंगे, आपकी दुश्वारियां खत्म होगी, आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी, मसाइल हल होंगे, आपके गुनाह माफ होंगे, आपके रिस्क में बरकत होगी, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह के जिक्र से। बंदा है, छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं, तो कोशिश करे कि जैसे छोटे छोटे गुनाह है, छोटे छोटे नेक काम भी करे, ताकि माइनस होते रहे, माइनस प्लस होते रहे। अगर एक काम पे ही लगे रहे, छोटा गुनाह है ये तो चलो खैर है, गुनाह तो गुनाह है, वही कल को पहाड़ बन जाएगा। छोटी छोटी नेकियों के काम भी करें ताकि वो भी पहाड़ बन जाए। और अगर आपने कोई गुनाह कर लिया है तो उस पर नदामत है, और नदामत के बाद तौबा है, तो वो गुनाह माफ हो जाता है, पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। और एक जगह तो लिखा है कि अल्लाह ताला इतना रहम दिल है, इतना गफूर रहीम है कि जो आपके फरिश्ते आपके गुनाह लिख रहे हैं, उनका माइंड भी वाश कर देता है कि ये लिख रहे नहीं भाई। बाद का उनकी यादाश्त खत्म कर देता है कि नहीं इसके नहीं लिखने, इसे तौबा कर लिए, अगले 6 महीने माफ है, साल माफ है, इसका लिख रहे नहीं। इतना बड़ा गफूर रहीम है। और क्यामत के दिन तो अल्लाह बहाने ढूंढेगा कि वो गफूर रहीम ज्यादा है, अल गफूर अल गफार बहुत ज्यादा है। वो बहाने ढूंढेगा, कहीं छोटी सी कोई नेकी मिल जाए, मैं इसको उसके बहाने से इनको बख्श दूं, छोटी सी बात से। अल्लाह ताला बहाने सोचते हैं कि मैं देखूं। और अगर किसी ने शिरक नहीं किया हुआ तो उसकी तो माफी माफी पक्की है। अगर शिरक किया, पहले शिरक की तौबा करेगा, फिर अपने गुनाहों की तौबा करेगा। कितने बड़े बड़े शिरक के लोग थे, फिरौन था, शहदाद था, और थे, और अगर वो भी तौबा कर लेते वो भी बख्शे जाते, हालांकि वो तो खुदा के सामने खड़े हो गए। और क्यामत के दिन अल्लाह ताला बहाने ढूंढेगा, मैं किस तरह माफ करूँ, किस तरह माफ करूँ, कोई नेकी ढूंढो, कोई यही बात ढूंढो, कोई आके इसकी तारीफ कर दे। और शैतान को भी उम्मीद लग जाएगी कि अल्लाह मुझे भी माफ कर देगा। कितना गफूर रहीम है अल्लाह ताला। इसलिए गफूर रहीम, अल गफूर अल गफार का आप विर्द करेंगे, आपके अंदर भी दो खासियतें आ जाएंगी कि किसी को माफ भी करना है और किसी का राज भी छुपाना है, किसी के गुनाह भी छुपाने हैं, किसी की बुरी बात भी छुपानी है। अगर किसी ने कह दिया ये राज में रखना है तो वो राज में भी रखना है। अगर आप अल गफ्फार का जिक्र करेंगे तो आप छुपाएंगे, अल गफूर का करेंगे तो अगले को माफ भी करेंगे। कि छोटी सी गलती होगी, आपने कह दिया जाओ मुझे माफ कर दो, और अगर माफ नहीं करते क्या करते हैं, अपने दिल में रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, कुड़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, ग्रीफ ले रहे हैं और अपना आप नुकसान कर रहे हैं। और किसी की अगर ऐसी बात छुपाते हैं कि जिससे उसकी बदनामी है, तो अल्लाह ने तो कुरान में वादा कर दिया खवातीन से माजरत के साथ, क्योंकि गीबत करना खवातीन का ज्यादा काम है, उन्हीं से मर्दों ने सीख लिया। और कुरान में अल्लाह ने कहा कि अगर आप लोगों के राज छुपाएंगे, अल्लाह कह रहा है मैं क्यामत में आपके राज पोशीदा रखूंगा। लेकिन ये बातें मंजूर नहीं होती, इधर की बात उधर कर रहे हैं, उधर की बात उधर कर रहे हैं, कोई पता नहीं तस्दीक शुदा है, गैर तस्दीक है,
कुछ सच्ची है झूठी है, बस किसी की बेइज्जती हो किसी का शुगर लगे आगे पहुंच गई। मोबाइल ने और आसानी कर दी, अमेरिका तक आपके दोस्त बैठे वहां तक पहुंच गए। खामन घर में आया, बीवी ने उसके कान भरे, बेटी घर में है उसके कान भरे, बेटा है उसके कान में भरे। आधी फैमिली खामन के अब्बू के साथ है, आधी अम्मी के साथ हो रही है, ये काम हो रहा है। और कुरान में आ गया, गीबत करने वाले तो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा के सोते हैं। घरों में तो पकी है जनाब, जबरदस्त बिरयानियाँ पकी है, पुलाव पके है, स्वीट डिश पकी, सैलड है, फास्ट फूड है, लेकिन वो सारा फ्रिज भरे हुए हैं कि सारा मुर्दा भाई के गोश्त में कन्वर्ट होके आपको जा रहा है। क्यों नहीं ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, क्यों नहीं शुगर कंट्रोल होती, क्यों और तीसरा बंदा पागलपन की हद तक आगे जा रहा है। किसी की बात छुपाई नहीं जा रही, तो वो गीबत में आ रही है। तो अल गफ्फार का मतलब ही है कि अल्लाह छुपाता है, अल्लाह खुद बता रहा है कि अल्लाह छुपाता है आपके ऐप भी, कि किसी वक्त भी तौबा मांग लें, मैं सफाई फाड़ दूं। फरिश्तों की यादाश्त खत्म कर देता है कि इसने तौबा कर लिया है, अब कुछ अरसे के लिए आपकी यादाश्त ही खत्म, पिछली खत्म हो। लेकिन हम यहाँ पर घरों में खाना काबा की तस्वीरें लगा के, मदीना शरीफ की तस्वीरें लगा के, उनको गवाह बना के एक तरह का काम कर देते हैं। ये भी हकूकुल बात है, याद रखिए। और हकूकुल बात की माफी नहीं है। आप 100 जुमला कर लें हकूकुल बात पे, अगर आपने कुछ किया है तो माफी नहीं है उसकी। और गफूर, माफ करना सीखें। आप लोगों को, दूसरों को माफ करें। जब आप अल गफार और अल गफूर का विद करेंगे, दोनों खूबी आप में आएंगे, दोनों खूबी आएंगी। आप खुद देखें कि आपका अंदर का स्टैंडर्ड कहाँ तक पहुंच जाए। हस्बे रवायत हम एक रूब्रिक लेते हैं माइंड की। आज माइंड की रूब्रिक है अनइम्प्रेस्ड। अनइम्प्रेस्ड। अब अनइम्प्रेस्ड क्या है? आपके पास, मैंने पहले आपको बताया कि माइंड की सिम्टम कलेक्ट करना, हासिल करना बड़ा मुश्किल है, को डिग आउट करना बहुत मुश्किल है, कि फिर आपको खुद, जैसे मैंने पहले मिसाल दी, कि आपको फिर मोहम्मद बशीर खान का इलाज करना पड़ेगा। इसके बगैर चारा नहीं होगा। आपके पास आ रहा है एक ओसीडी का पेशेंट है, डिप्रेशन का है, नहीं ठीक हो रहा, दवाइयाँ खाई जा रहा है कि मैं इतने साल से खा रहा हूँ, नहीं ठीक हो रहा। आप भी काली फास दे देते हैं, पैसिफ्लोरा दे दी, पिसीडिया दे दी, जिंकम मैट दे दी, स्कूल के लिए दे दी, क्यों ठीक नहीं हो रहा। अक्सर ऐसे होता है। जब हम उसका माइंड पे जाके इलाज करेंगे, मुझे लगेगा फिर तो वो ठीक भी हो जाएगा, एक डोज से भी ठीक होगा। वो नहीं ठीक हो रहा। आपके पास जोड़ों के दर्द का आ गया, नहीं ठीक हो रहा। रूमेटाइड आर्थराइटिस है, वो नहीं ठीक हो रहा। आपने दवाइयां सब दे चुके हैं। अस्थमेटिक पेशेंट है, नहीं ठीक हो रहा। वीटी लेगो का आ गया है, बर्स है उसको, लिकोडर्मा है, वो नहीं ठीक हो रहा। ये केस फंसते हैं। और स्किन की कितनी डिजीज है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप माइंड पे जाते हैं, वो इजी हो जाता है। कि माइंड के सिम्टम ढूंढना, निकालना, रिपोर्टी में देखना, को समझना मुश्किल काम है।
आप इतने माहिर बने कि पेशेंट सामने बैठो आपको पता चल जाए कि 50% पेशेंट है किसका, पर ऐसा हो सकता है उसकी बातों से, उसके हुलिये से, उसके गेटअप से। अगर आप हाथ मिलाते हैं, हाथ ठंडे हैं, हाथ गर्म है, हाथ बिल्कुल लूज है, कलकीरिया दांत की तरह है, हाथ सख्त है बिल्कुल कलकीरिया फ्लोर की तरह, तो वहीं पे आपको दवाइयाँ मिलती हैं, स्टिफनेस है। फिर बंदा खुद कैसा है, आपको सही तरह सलाम किया है, व्यूड है, मगरूर है, प्राउड है, ये आपको उसकी आने की रफ्तार से 1 मिनट में पता चल जाता है ये सब चीज। बेहतर यह है कि पहले आजकल यही देखा करें कि कितने अच्छे तरीके से आपसे मिला है, प्राउडनेस के साथ मिला है, या मिला ही नहीं, उसने हाथ भी मिलाना नहीं आगे किया। कुछ लोग आके आपके क्लिनिक पे खड़े रहते हैं, आपने हाल पूछा, सलाम पूछा, पर्ची ली, जब आप कहते हैं बैठो तब बैठते हैं जाके, कि आके पहले आराम से बैठते हैं, टांग पे टांग चढ़ाते हैं, अपना पर्स निकाल के टेबल पे रखते हैं, अपनी गाड़ी की चाबी निकाल के टेबल पे रखते हैं कि मैं किस गाड़ी पे आया हूँ, मेरा पर्स कितना मोटा है, अपना आईफोन निकाल के रखेंगे। ये क्या है? यहीं से पता चल रहा है आपको क्या। तो ये चीजें दिखाने की, पर्स जेब में होता है, किसने क्या बाहर होता है, गाड़ी की चाबी आपकी दूसरी जेब में होती है, फोन आपका तीसरी पॉकेट में होता है, तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? यहीं से आपके जेहन में दवाइयां आ जाती हैं कि ये मगरूर आदमी है, इसकी प्लाटिनम हो सकती है, प्लेडियम हो सकती है, इसकी एपिस हो सकती है, स्टाफिस एसिड, स्टाफिस एग्रिया हो सकती है, आर्मेट हो सकती है, वेल ड्रेस्ड है, तमीजदार है, अच्छा अखलाक है, आर्सेनिक हो सकती है, लाइकोपोडियम हो सकती है, कार्बोवेज हो सकती है, तो आपको वहीं से पता चल सकता है। और मैं आपको बताऊं कि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस में दवाइयां 30 ही हैं, ये भी शायद ज्यादा थोड़ी, मैक्सिमम प्रैक्टिस में दवाइयां इतनी, अगर आप माइंड पे चले जाइए इतनी निकलेंगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माइंड आपको पढ़ना पड़ेगा, सब दवाइयां का याद करना पड़ेगा बिल्कुल। मुख्तलिफ आ रहे हैं, विटिलागो आ गया, स्किन डिजीज आ रही, वो नहीं ठीक हो रही, तो ये मैं कह रहा था कि जो भी आता है पहले उसका आना जाना देखिए, उसका बैठना देखिए, उसकी बात करने का स्टाइल देखिए, और वो दवाई लिख ले जो आपके जहन में आ रही है कि ये देनी बात का। वो स्टोरी ऐसी शुरू करता है कि आपके दिल में जो दवाई आती है वो भी भूल जाती है, पहले देना क्या, मोडलिटीज पूछें, तो फिर उस पर जो दवाई जाएगी ना वो मर्ज ठीक है। अब अनइम्प्रेस्ड का क्या मतलब है यहाँ पर, कि वो बंदा जो आपकी किसी बात से इंप्रेस नहीं हो रहा, क्लिनिक है बहुत खूबसूरत बनाया है, नहीं इंप्रेस हो रहा, कई पेशेंट आएंगे आपका क्लिनिक देखे कहेंगे मुझे क्लिनिक आपका बहुत अच्छा लगा है, मुझे आपकी सिटिंग बहुत अच्छी लगी है, मुझे आपका रूम बहुत अच्छा लगा है, मुझे आपका सिस्टम बहुत पसंद है, लेकिन कुछ अनइम्प्रेस्ड है, वो इम्प्रेस्ड होंगे नहीं। आप जो भी कर लें, आप उसको समझा रहे हैं कि भाई आपकी बीमारी इस तरह है, इस तरह ये शुरू हो सकती है, इसकी काज ये है, ठीक है, इसकी साइकोलॉजी ये है, इसकी सिम्टम ये हैं, ये कल को ये ऐसा हो सकता है, कल को इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, और आप दवाई खाएं, आप इतना सा खाएं, आगे से कहेगा अच्छा जी खारिज कर, हाँ जी, कोई इंप्रेस ही नहीं हो रहा आपकी बात से, आप पूरे जनाब अपने 40 साल का निचोड़ बता रहे हैं उसको कि ऐसा ऐसा करना है, भाई उसको परवाही नहीं। ऐसा जी, फिर कितना दवाई खानी पड़ेगी, कितनी टैब खानी पड़ेगी, पैसे कितने हो गए, वो इधर लगा हुआ है, वो इंप्रेस ही नहीं हो रहा आपकी बातों से। आपने उसकी जनाब फाइल देखी, उसके टेस्ट पढ़े, आप पढ़ के बता रहे हैं, वो इंप्रेस्ड ही नहीं है, वो अपने मोबाइल पे लगा हुआ, कॉल आ गई मोबाइल की, वो मोबाइल पे बात कर रहे हैं। बहुत से लोग मिलते हैं ऐसे कि वो आपकी बातों से, आपके एनवायरनमेंट से, आपके तरीका का इंप्रेस नहीं है, अनइम्प्रेस्ड है। घर में भी उनका ये हाल है, जो मर्जी उनको कहता रहे उनको कोई असर नहीं होता, वो अनइम्प्रेस्ड रहते हैं। यानी कि किसी बात से इंप्रेस नहीं हो रहे वो,
ये कुदरती तौर पे उनके अंदर ये बात उनके डीएनए में जा चुकी होती है। और कई बहुत इंप्रेस होते हैं, यस सर, जी सर, मैं ऐसे ही करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं आज ही ये टेस्ट करता हूँ, मेरी ये रिपोर्ट देखे, फोन बज रहा नहीं उठाएंगे, फोन बंद कर दें, साथ दूसरे के बीच का बज रहा है उसको भी कह के बंद करो फोन, बात जाके सुना, एक इंप्रेस हो रहा है, इंप्रेस ही नहीं हो रहा। बीमारियां खतरनाक से खतरनाक हैं उनके पास। तो अनइम्प्रेस्ड की जो मेडिसिन है वो आप हैरान हो जाएंगे कि मेट्रियोमेटिक एक ही दवाई है, रियूम। हम आम तौर पे देते हैं बच्चों के लिए, आम तौर पर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए, उनकी स्मेल के लिए, उनके लूज मोशन के लिए। लेकिन अगर माइंड पे जाएंगे, प्रोटीन पे जाएंगे, तो रियूम सबसे बड़ी दवाई है कि जो लोग अनइम्प्रेस्ड है, इम्प्रेस नहीं होते, उनकी दवाई रियूम है। फिर आप ये सीएम में दे दें एक डोज उनको, देखिए अगर उसको वीटी लैगो भी है वो भी ठीक हो रहा है। हालांकि वीटी लैगो के केस आपको आते हैं जेल में, सबसे पहले आप ये सोचते हैं ये तो मुश्किल काम है, मुश्किल ही ठीक होगा, क्योंकि ठीक हुए नहीं हुए, क्योंकि जिसके क्लिनिक से ठीक हुए हैं वो कहता है ये ठीक होंगे इंशाल्लाह। मरीज कह रहा है ये नहीं ठीक होता, मैं फलां के पास गया, फलां, आप कह रहे हैं ये ठीक होगा भाई, और आपके पास ठीक ही नहीं हुआ, या नहीं है तो आप भी चुप करके बैठे सुनते रहे उसके बाद। अगर आप माइंड पे जाएंगे तो फिर हर लाइलाज केस, हर इनक्योरेबल केस आपका ठीक हो रहा है, वो ठीक होगा इंशाल्लाह ताला, याद रखिए। माइंड पे कोशिश करें, 20-30 जो पॉलीक्रिस्टल मशहूर उनके माइंड पड़े, उसके मुताबिक चलें, आपको कामयाबी मिलेगी। और ये माइंड पे बात का एकदम कामयाबी मिलती है, बात का लेट मिलती है। अब किसी को जल्दी मिलती, किसी को लेट, कुछ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लेट है, कोई सप्टेबिलिटी किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, और किसी को आपने पोटेंसी हल्की देनी पाने, उसको जरूरत ही सीएम की है। और आपके पास सीएम है 1 लाख की पोटेंसी, आपने कहा ये तो बहुत बड़ी पोटेंसी, 1 लाख की यही देते हैं, लेकिन उसको हो सकता है उसको एट ए टाइम इसी वक्त 20 लाख की जरूरत हो, फिर क्या करेंगे आप? जितनी शिद्दत होगी उसमें एग्रेशन होगी, आपको ज्यादा पोटेंसी देनी है, तो फिर आप 1 लाख लेके उसको 5-5 मिनट बाद दीजिए, एक एक मिनट बाद दीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगी, ये भी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो मेरी बातें हैं, जो लेक्चर सुनते हैं, ये पेशेंट के लिए नहीं है, डॉक्टर्स के लिए है, कि पेशेंट भी सुन के खुद ही जनाब एक एक मिनट बाद दवाइयां सीट पे शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। आप किसी मुस्तलिल डॉक्टर के पास जाए, उससे मशवरा करें फिर शुरू करें, अपने तौर पर इजाजत नहीं है कि आप दवाइयां लेके इस्तेमाल करें। होम्योपैथी को इजी मत लें, मजाक मत समझें। अगर आप बेतुकी दवाइयां लेंगे विदाउट सिम्टम, वो नुकसान भी करेंगी। नुकसान क्या करेंगी? अपने सिम्टम आप में जाहिर कर देंगे, आपको तो नहीं पता, लेकिन वो सिम्टम जाहिर कर देंगी, फिर आप परेशान होंगे। इसलिए तो आम सुनने वाले भी किसी मुस्लिम डॉक्टर के पास जाएं और अपने केस का डिस्कस करें, उस दवाई का डिस्कस करें, फिर आप वो दवाई लें। लेकिन अगर आप सीएम की 1 मिनट बाद भी देनी पड़ती है तो आप देंगे। कोलिक है, किडनी पेन है, वोमिटिंग है, सिम्टम 100% करेक्ट है, नहीं फर्क पड़ रहा, आप एक एक मिनट बाद दे, 5-6 दे, 7-8 खुराक के, हो सकता है उसको 20 लाख 30 लाख की जरूरत है, 10 लाख तक तो पोटेंशियल बनी हुई है, तो आप दे, इंशाल्लाह आप देखेंगे। और ये बात जहन में रखिए कि ये जरूरी नहीं कि सारे पेशेंट आप ठीक कर देंगे, नो। बहुत बहुत बड़े फिलासफर बैठे हैं या बैठे हैं 100% ठीक, 100% ठीक, कोई 100% ठीक नहीं किसी को। एक पेशेंट भी अगर ठीक हो जाए 10 में से, आप शुक्र करें कि क्रॉनिक पेशेंट ठीक हो गया। 1 आउट ऑफ 10 भी बहुत बड़ी शिफा है कि 100 में से 10 मरीज आपके ठीक। यहां तक कोई किसी के जेब में कुछ सवाल हो तो करे, फिर आगे हम टॉपिक पे चलते हैं।
आगे अब चलेंगे, आप देखें कि आज की हमारी दवाई है मेडिसिन, द नेम ऑफ मेडिसिन फास्फोरिक एसिड। क्योंकि इससे पहले, क्योंकि मैं अल्फाबेटिकली आगे जा रहा हूँ, इससे पहले एक दवाई आ रही है फेलेंड्रीनम। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ज़्यादा यूज़ नहीं होती, आम लोगों के डॉक्टरों के क्लिनिक में भी नहीं होती, और बाजार से भी मुश्किल से मिलती है, लेकिन ये अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको। ये फेलेंड्रीनम बड़ा अच्छा काम करती है। अगर आपको पेन है चेस्ट में, किसी जगह भी पूरी चेस्ट में पेन है, स्टर्नम में पेन है, आपके लिए ये दवाई काम कर सकती है। जैसे देखें, चेस्ट पेन के लिए ब्रायोनिया आप चलती है, आप देते हैं, कालिक आप देते हैं, आप रेनकुलस बल्बस देते हैं, आप मैकफा दे देते हैं, कोनेट दे देते हैं। ये उनसे भी अच्छा लेवल है इसका पेन का। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है कि खास तौर पे कि जब बच्चा फीडिंग, वाइल फीडिंग, पेन स्टार्टिंग फ्रॉम निपल टू बैक, निपल टू चेस्ट, स्प्रेडिंग फ्रॉम निपल टू अराउंड, तो वो फिर उसमें भी काम करती है। लेकिन नीचे चेस्ट में लिखा हुआ कि चेस्ट पेन की भी दवाई है। तो मैंने चेस्ट पेन के लिए, जहाँ रेनुकुलस बल्बस फेल हो जाए, ब्राइजन फेल दे दे, बल्कि अब पहले ही मैं ये दे देता हूँ, क्रॉनिक किस्म की पेन जिसकी समझ ना आ रही हो, ना एक्सरे में कोई रिपोर्ट आ रही होती है, ना कुछ उसको समझ आ रहा होता है, ना कोई खांसी है, ना कुछ है, एक मर्द है उसके भी चेस्ट में पेन है, फील्डिंग वाला मसला ही कोई नहीं है, उसको भी फेलेंड्रीजन से आराम आ रहा है। इसलिए जब मैंने मर्दों को भी दी पेन में, ये जरूरी नहीं खवातीन के लिए, लेकिन खवातीन की अलामत है कि वाइल्ड नर्सिंग पेन इन चेस्ट, लेकिन विदाउट नर्सिंग भी ये काम करती है, फीमेल में भी और मेल में भी काम कर रही है। अगर उनको चेस्ट पेन है, तो चाहे वो पेन आगे से पीछे जा रहा है, रेडिएट कर रहा है, लेफ्ट पे है, राइट पे है, चाहे वो अंजाना पेक्टोरस बन रहा है, ये काम करेंगे इंशाल्लाह। फेलेंड्रीनम, ये 1 mg पोटेसी रखें और दें, आप देखेंगे कि आपकी पेन, चेस्ट पेन ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि चेस्ट पेन का ख्याल आते ही साथ फौरी तौर पे बंदा यही सोचता है कि अब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एक टीस उठती है ना उसको, तो उसका दिल सबसे पहले हार्ट पे जाता है, और अगर वो टीस बाएं तरफ उठी है, फिर तो वो कहेगा ये हाँ हार्ट ही है अभी, बस कलमा पढ़ लो। तो आप ये फेलेंड्रीनम रखें, ये दें, इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। PHA मैं लिख देता हूँ, फेलेंड्रीनम। जिसने चाय लेनी है फटाफट पकड़े, नहीं लेनी तो आगे करे बंदे को। अच्छा जी, तो फेलेंड्रीनम को ट्राई करें, आप देखें कि इंशाल्लाह ये आपको मायूस नहीं, ब्रायोनिया से, रेनुकुलस बल्बस से भी बेहतर पाएंगे। हर किस्म की चेस्ट पेन के लिए ये बेहतर काम करेगी। जैसे मैंने इसकी सिम्टम बताई हैं, उसके अलावा भी ये काम करती है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब देखें कि फास्फोरिक कम एसिडम एक एसिड है, लेकिन हमारी मेडिसिन में शामिल है, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत से केस क्लियर करती है। अब जब फास्फोरिक एसिड आती है, तो सबसे पहले आपने एक आध दफा पढ़ी, 2 दफा पढ़ी, 10 दफा पढ़ी, 20 दफा पढ़ी, 1 दफा पढ़ी, ये सबको पता है कि ये वीकनेस के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें वीकनेस इतनी ज्यादा होती है कि ड्रोजीनेस शुरू हो जाती है। वीकनेस इतनी ज्यादा होती है कि बॉडी पेन शुरू हो जाते हैं। वीकनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो लेटना चाहता है कि मैं लेटे ही रहूं। थकावट हो जाती है, प्रोस्ट्रेशन जिसको कहते हैं। प्रोस्ट्रेशन ये एक ऐसा लफ्ज है कि ये आम उसमें डिक्शनरी में है ही नहीं, लेकिन होम्योपैथिक में है ये, कि आपको थकावट थकावट रहती है फ्रॉम हेड टू टो, वनूदगी रहती है। फिर इसका मरीज सुस्त होता है, पड़ा रहता है, लेसीट्यूड है, सुस्त है, आइडल है।
नर्वसनेस है। आमतौर पे पेन की, थकावट की, कमजोरी की यही है, नर्वसनेस है, लैसीट्यूड है, फ्रस्ट्रेशन है, बॉडी पेन है, बॉडी एक है। और इसको अगर एडवांस शक्ल में आप ले लें, कमजोरी आ जाती है जिसको डिबिलिटी कहते हैं। वैसे आम वीकनेस भी है, लेकिन इसकी जो वीकनेस है वो डिबिलिटी पे जाती है। डिबिलिटी का मतलब है नहायत कमजोरी, कि जिस्मानी कमजोरी भी हो गई और मेंटली कमजोरी भी हो गई। इसका मरीज आप उससे बात करेंगे तो वो बात भी नहीं करेगा। आपके सामने मरीज बैठा है, आप पूछे आपका नाम क्या, चुप है आगे से। अब दोबारा पूछे आपका नाम क्या, फिर वो बता रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है, कहेगा जी। आपको प्रॉब्लम क्या है, जी। ये एसिड फास्ट का मरीज, उसकी यादाश्त भी नहीं होती, जल्दी जवाब देता नहीं, बोलना भी नहीं चाहता। मेन तो इतना थका होता है वो बोलना, घर में होता है तो घर वाले कहते हैं मुझसे बोलो मत, तो मुझे पढ़ा रहने दो। ये इसकी सबसे बड़ी लामत है, मुझसे बोलो मत, मुझे पढ़ा रहने दो। पढ़े रहने में और भी दवाइयां हैं, मैंगेनम एसिटिकम सबसे ज्यादा है। उसके बारे में लिखा है कि उसको लव होता है अपने बेड से, लव टू बेड। वो कहता है बस बेड पे लेटूं, बेड और मैं हूं। ये कहेगा मुझे बोलो भी मत, लेकिन वो मैंगेनम का बेड पे लेटा है, गप्पे लगा रहा है, बुला रहा है लोगों को, मुझे मेरा हाल पता करने हो, गप्पे लगाने के लिए दोस्तों को बुला रहा है, लेकिन बेड नहीं छोड़ रहा। इतना बीमार भी नहीं जितना ये बीमार होता है। इसका बीमार लेटा हुआ है, ड्रोजीनेस है, थकावट है, सुस्ती है, फ्रस्ट्रेशन है, और कह रहा है मुझसे बात ना करो। फिर पेन शुरू हो जाती है। हमारा पेन की दवाइयां थकावट की हैं, रेसिट्यूड की हैं, फ्रस्ट्रेशन की हैं, वीकनेस की हैं, अलग अलग दवाइयां भी हैं। लेकिन आप देखें कि ओपियम का आदमी बीमार बहुत होता है, लेकिन फीलिंग ऑफ पेन नहीं होती उसको वुमन, 90% फीलिंग ऑफ पेन नहीं। आप हैरान होते हैं कि इतना बीमार है लेकिन फीलिंग ऑफ पेन ही नहीं है। और एसिड अक्सालिक में जब वो सोचता है तो पेन आ जाती है। वो सोचता है ओ आज तो मुझे पेन ही नहीं हुआ, कमर में सांस शुरू हो, आज मेरी टांगों में दर्द नहीं हुआ, सुबह से मैं ठीक चल रहा हूँ, साथ ही देखा 5 मिनट बाद दर्द है शुरू। ये एसिड अक्सालिक की बहुत बड़ी लामत है, माइंड की भी और मोडालिटीज की भी। और एक वो भी दवाई है कि जब वो सोचता है तो पेन खत्म हो जाती है। वो सोचेगा मुझे पेन हो रही है, साथ ही खत्म हो जाएगी। कौन सी दवाई है जी? कैंफर। कैंफर के बारे में जब मरीज अपनी तकलीफ का सोचता है, वक्त तो ठीक हो जाता है, मैं तो ठीक हो गया, पेन खत्म हो जाती है। अब कितनी किस्म की पेन हैं, पैनाडोल सब खा रहे हैं, पेन एक किस्म की। और जो पेन किलर हैं बहुत सारी हैं, पता नहीं कौन कौन सी को पैनाडोल मैं खाता हूँ, उसके मुझे भी पता है नाम है। कभी आप सख्त थके हुए हैं, आप बाहर सफर में, आप लोग मेडिसिन ही नहीं, क्या करेंगे, पैनाडोल ही खाएंगे कि ड्राइव तो कर सके, कहीं जा तो सके, बैठ तो सके जाके। और कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम 10 साल से पैनाडोल खा रहे हैं, 10 साल से पता नहीं कौन कौन सी खा रहे हैं। होम्योपैथिक पे आएंगे तो आपकी पैनाडोल खत्म हो सकती है। कितने लोग हैं विटामिन खा रहे हैं, भाई क्यों विटामिन खा रहे हैं? किसने कहा है कि आप विटामिन खाएं? कहाँ लिखा है? अगर होम्योपैथिक मेडिसिन खाएंगे टू दी सिम्टम तो आपको विटामिन खाने की जरूरत नहीं है। विटामिन इज दी, आपके खामोश कातिल है। जैसे बीमारी को कहते हैं ना, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी खामोश कातिल है, विटामिन बी, सॉरी विटामिन आपके जो है ये सारे के सारे खामोश कातिल। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के बाद दवाइयां खत्म हो चुकी है, काम नहीं करते, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे, एंटी एलर्जी काम नहीं कर रही, सेडेटिव काम नहीं कर रही, ट्रंकलाइजर काम नहीं कर रहे। 6-6 घंटे के लिए काम कर रही है, 8-8 घंटे आपको दोबारा खानी पड़ती है, 12 घंटे काम कर रही है, आपको दोबारा खाना पड़ती है। ये कैसा ट्रीटमेंट है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पूरी जिंदगी खा रहे हैं, जब उनसे नहीं बस चलता
विटामिन ले लें, मल्टीविटामिन ले लें, और बड़े बड़े खूबसूरत डब्बियों में आ रहे हैं, बड़े बड़े महंगे हो गए। पहले सबसे सस्ते विटामिन होते थे, आज से 30 40 साल पहले चले गए, विटामिन आपको मिलते थे इतनी बड़ी डब्बी, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 100 गोलियां, लाल रंग की, सुरख रंग की, सफेद रंग की। आज वही सबसे महंगी कर दी है, कमाई का जरिया बन गया। डॉक्टरों ने लिख दी ये खाओ ये खाओ, क्यों खाओ? हाँ चले, अगर विटामिन आप में डी कम है, डी ले ले, कोई बात नहीं। आपको पता चला कैल्शियम कम है, ले ले, वो खा ले। आपको पता चल रहा मैग्नीशियम कम है, वो खा लें। फास्फोरस कम है, वो खाएं। लेकिन 2 3 से ज्यादा का कम्बिनेशन बनेगा, अगर उसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट होंगे तो आपको, कितने दूध हैं ऐसे कि जिसमें 100 के करीब इंग्रेडिएंट, 100 के करीब, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। होता क्या है, मुझे बताएं वो दूध पी के कौन सा बच्चा जवान हो गया, ठीक हो गया? मुझे बताएं वो दूध पी के कौन सा बुढ़ा, कौन सा औरत खड़ा हो गया अपनी टांगों पे? सिर्फ 5 दिन फर्क, 10 दिन फर्क, उसी खुशी में 6 डब्बे और खा गया, 10 डब्बे और खा गया, लेकिन फिर बेड पे पड़ गई। जब आप इतने इंग्रीडियंट खा रहे हैं जो आपके अंदर बन रहे हैं कुदरती, वो भी बनना बंद हो जाएंगे, उनको बाहर से ये आ रही है। जब बाहर से जरूरत पूरी हो रही है, अंदर से सिस्टम आपके ब्लॉक हो रहे हैं, ब्लॉक हो गए तो आप बेड पे चले गए। ये बने थे विटामिन उनके लिए जो पेशेंट बेड रिडन था, कि वो अब बेड से नहीं उठ सकता। 10 दिन खाओ, 15 दिन खाओ, महीना खाओ, बस। ये उसके लिए बने थे। किसी माँ ने बच्चा पैदा किया है, बच्चा जना है, 10 15 दिन 20 दिन खा ले। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो बेड पे है, 15 20 दिन खा ले, लेकिन जो चलता फिरता आदमी है उसके लिए विटामिन नहीं। याद रखिएगा, आपके अंदर से विटामिन जो कुदरती बन रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। आजकल विटामिन को इतने खूबसूरत डब्बे दे दिए, शक्ल दे दी, गोलियां बना दी, कैप्सूल बना दी, फिर आपके जेल कैप्सूल बना दिए, जहरीला। और बड़े बड़ी कीमतें जनाब, 2 2 हजार, 20 20 हजार, 10 4 4 हजार के डब्बे बिक रहे हो। पूरी दुनिया में विटामिन का सिस्टम चल रहा है। बहरहाल, जब आप अपने सिम्टम के मुताबिक दवाई लेंगे तो इंशाल्लाह विटामिन की जरूरत भी नहीं रहेगी, पेन किलर की भी जरूरत नहीं रहेगी, अब ठीक हो जाए। जब पेन नहीं ठीक होता, नहीं ठीक होता, फिर उसको फाइब्रोमाइल्जिया कह दिया, कि आपके अब जिस्म के हाल अंग अंग में पेन शुरू हो गए। हो जाता है, जब सही दवाई नहीं मिलेगी तो फाइब्रोमाइल्जिया बन जाएगा। एक नकाहत होती है कैकेक्सिया, कैकेक्सिया, वो डिबिलिटी से भी नीचे है। वो जब आपका कुछ सिस्टम ही ड्रॉप हो जाता है, जैसे किडनी फेल हो गए हैं, उसके रिजल्ट में आपको कमजोरी हो रही है। आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, उसके नतीजे में कमजोरी हो रही है। आपको हेपेटाइटिस सी हो गया, उसके नतीजे में कमजोरी हो रही है। तो ऐसी कमजोरी, फिर या कैंसर है, उसके नतीजे में कमजोरी है, तो कैकेक्सिया कराती है। फिर अगर किडनी का पेशेंट, तो आपको किडनी को सामने रख के उसकी दवाई देनी पड़ेगी साहब। हार्ट का पेशेंट तो फिर हार्ट की समझ के फिर दवाई देंगे, फिर पेन किलर बाद में, फिर मैकफास्ट बाद में। और अगर उसको प्रॉब्लम है किसी भी सिस्टम में, उसके लंग्स जो आप दे गए हैं, तो फिर लंग्स को पहले देंगे, फिर बाद में उसको पेन किलर साथ देंगे। फिर आपका कैकेक्सिया भी ठीक हो जाता है, स्टे करता है, ठीक होता है। फाइब्रोमेल्जिया का होता है जब पेन आपके, पेन्स का ताल्लुक आपके माइंड से चलते चला जाए, जब पेन की वजह आपका माइंड बन जाए, फाइब्रोमेल्जिया। आते हैं मरीज जी, फाइब्रोमेल्जिया इतने साल से नहीं ठीक हो रहा, हम ये दवाई भी खा रहे, ये भी खा रहे, ये भी खा रहे, वक्त ही 8 घंटे फर्क पड़ता है, 10 घंटे पड़ता है, फिर वैसे ही हो जाता है। जब आप उसकी हिस्ट्री ले, जब फाइब्रोमेल्जिया आ जाए, जिसम के अंग अंग में, हर फाइबर में, हर टिश्यू में, हर जगह दर्द शुरू हो जाए, तो फिर प्लीज माइंड की हिस्ट्री ले लीजिएगा। हो सकता है वो औरत कूड़ रही हो, वो औरत ग्रीफ कर रही है, उसकी खामन से नहीं बन रही, आप उसको अर्निका दे रहे हैं, उसकी खामन से नहीं बन रही, आप मैकपास दे रहे हैं, उसकी खामन से नहीं बन रही, आप कालमियां दे रहे हैं, वो पेन किलर खा रही है, नहीं ठीक हो रही, तो आप स्टाफिस एग्रिया दें, आप कालूसिन दें, बेस पे दे, सिम्टम पे दे, देखे वो ठीक होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह।
अब ये देखें कि फास्फोरिक एसिड में बताया कि एक ये मेंटल सिम्टम है कि मत बोलो, पड़ा हुआ है, ड्रोजीनेस भी है। फिर इसकी दूसरी सिम्टम है, किताबों में लिखा है, बयान करने वाली नहीं, लेकिन मैंने पहले कहा कि मेडिकल में, इस्लाम में कोई शरई पर्दा नहीं है। सिम्टम ही सिम्टम। अब इसकी एक बड़ी सिम्टम है, मरीज आते हैं कि जब मैं सोता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी टांगे ऐसे ऊपर उठ गई। इसकी वाहिद दवाई फास्फोरिक एसिड वो काम करती है, तो उस पेशेंट को मैंने दी। और वो कहता है मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि टांगे नीचे आए, ये ऊपर क्यों उठ रही हैं, हवा में क्यों उड़ने लगा हूं मैं, नहीं आती। अब सिम्टम कहाँ पे है, काज कौन सी काज है, कौन से केमिकल बन रहा है, कौन से आपके नर्वस सिस्टम को, कौन से ये जाके सेल को टच कर रहा है और ऐसे सिम्टम बन रही कि आपको लगता है कि आप लेटे हैं, अभी सोए भी नहीं है, यानी कि नींद में वैसे भी लेटे तो आपको लगता है टांगे उठ रही। ये फास्फोरिक एसिड की एक बड़ी दवाई है, बड़ी लामत है। वैसे आप देखें कि असारम है, उसको लगता है मैं हवा में उड़ रहा हूँ। एक उसको भी लगता है जैसे मैं हवा पे फ्लाई कर रहा हूँ। तो ये अपनी अपनी जो पिक्यूलिटी सिम्टम है उस पर भी बड़ा अच्छा काम करती हैं, उनकी बाकी तकलीफें भी ठीक हो जाती हैं। फिर इसमें देखें कि आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं फास्फोरिक एसिड में, प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स, कि आपकी उम्र से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, उसको ये रोकती है। अब इसकी काजेज कुछ भी हो सकते हैं, कि आप ये देखिए कि इग्नेशिया, नेट्राम्योर, कास्टिकम से पहले और बाद एसिड फास भी है। आपको गम है, कोई सारो है, कोई सदमा है, जिसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद हो गए, या आप पढ़ते इतना, आप काम इतना करते हैं कि हर वक्त पढ़ते रहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तब बाल आपके सफ़ेद हो गए, तो आप ये दवाई दें। या फिर आपके जो वाइटल फोर्स है वो वीक हो गई है, आपके जो वाइटल फ्लूइड है वो निकल रहा है, पेशाब में आ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा, नक्टर्नल एमिशंस हो रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा, मास्टरबेशन बहुत हो चुकी है, आपको नहीं पता चल रहा, उसकी वजह से कमज़ोर है, तो ये वहाँ पे फास्फोरिक एसिड काम करती है। और ये देखें कि इसका भी जो बच्चा होगा ये अपनी उम्र से बड़ा होगा, कद में भी इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तेज़ी से ग्रोथ होता है। बच्चे भी देखें, उम्र कम है, कद ज़्यादा हो रहा है, कहीं जवान है, आएंगे, ये जो मेरा बेटा 6 फुट और 4 इंच का हो गया, इसका कद रोके किसी तरीके से, कद बढ़ रहा है। ये उस कद को भी कंट्रोल करती है, और अगर कंट्रोल करती है तो ये बढ़ाएगी भी जरूर। कदावर के लिए एक और दवाई बढ़ाएगी भी जरूर। फिर इसमें थकावट, यादाश्त की कमी, आपको यादाश्त रह जाती है। इसकी यादाश्त की भी हर हमारी दवाई की अपनी मेमोरी की खास सिम्टम्स हैं। जैसे एनाकार्डियम डबल माइंडेड रहता है, लक्यानम घर का रास्ता भूल गया, मेडोरिनम बाजार चीज़ें भूल आया, लक्यानम घर की चीज़ें भूल आया, लिस्ट उसको दी, जेब में पड़ी है, चीज़ें फालतू लेके आ गया। एथूजा, दूसरे कमरे में औरत जा रही कि मैं फ्रिज से ये निकाल रहा हूँ, उस कमरे में तो भूल ही जी मैं आई किस काम। तो हर भूलने वाले हमारे सिम्टम हो रहे हैं। ग्लूनाइन है, रास्ते भूल जाता है, अपने घर का रास्ता भूल जाता है। इसकी जो है मेमोरी लॉस हुआ कि अपने घर वालों के नाम भूल गए, यानी बच्चों के नाम नहीं याद आ रहे, बैठा बच्चा सामने, क्या नाम है यार, नाम सोच लो, नाम ही नहीं याद। यहाँ तक ये कमजोरी हो जाती है। फाइब्रोमेल्जिया एक आम ऑटो इम्यून बन चुकी है, चीजें नहीं ठीक हो सकती, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड पे आ जाए तो ये ठीक हो जाती है। फाइब्रोमेल्जिया, बॉडी पेन्स, बॉडी एक, आप माइंड पे आके दवाई दें, मत दें पेन किलर, मत दें आदमी का, पर दे स्टार्ट ना दें, ब्रायोनिया मत दें, ठीक हो जाएगा।
लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें जब माइंड का इलाज करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि कभी माइंड एकदम फर्क पड़ता है, कभी जाके लेट फर्क पड़ता है। कभी माइंड को उसी वक्त 20 लाख ताकत की जरूरत होती है, आपके पास 1 लाख है। इसलिए माइंड में काम तो हाई पोटेंसी ही करेगी। तो आप रिपीट भी कर सकते हैं। फिर प्रोस्ट्रेशन, थकावट का मतलब है कि लेटे रहने को दिल करना, सुस्ती, आइडलनेस। इसमें आप देखें जलसीमियम भी आती है, नक्समास भी आती है, जिंकामेट भी आती है, ये भी आप देंगे। और अगर आप बात करें पेन्स की, के साथ पेन्स भी हैं, थकावट भी है, फिर आप देखें कि जब पेन होते हैं फिर आपके आर्निका है, रस्टक्स है, आपकी मैकफास है, आपकी कालोसिंथ है। लेकिन अगर जनरल प्रोस्ट्रेशन है, जनरल वीकनेस है कि आपका ना दिमाग साथ दे रहा है, ना टांगे साथ दे रही है, ना जिस्म साथ दे रहा है, तो आपको मैं फिर एक कम्बिनेशन बता देता हूँ, वो इस्तेमाल कर ले, देखिए उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। उसमें भी आपको विटामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे आदमी को एसिड पिक्रिक सुबह दें 1 mg की, जलसीमिया आप दोपहर को दें, रात को जिंकम मेट दें। आप ये देखेंगे कि बहुत सी आपकी टांगों की दर्दें, कमर की दर्दें, दिमाग साथ नहीं दे रहा, ये इससे कवर हो जाएगी। और दरमियान में कभी जलसीमी की जगह आपको काली फात देनी पड़ेगी, कभी आपको मैकफास देनी पड़ेगी अगर उसके सिम्टम हैं कि जी आराम टकोर से, गरमाइश से, तो फिर आप वो भी देंगे। लेकिन एसिड पिक्रिक और ये बहुत अच्छा काम करेगी। जिंकम मेट, जिंकम मेट की कमजोरी इतनी हो जाती है कि उसकी टांगे साथ नहीं देती, टांगों में कमजोरी हो जाती है। एसिड पिक्रिक की टांगों के साथ दिमाग में कमजोरी हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, का काम करने को दिल नहीं करता, ऑफिस जाने को नहीं कर रहा, स्कूल जाने को नहीं कर रहा, दुकान पे जाने को काम नहीं कर रहा। और इसके साथ अगर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपको लोकोमोटर अटैक्सिया शुरू हो गया, अनइवन वॉक शुरू हो गई है, कंट्रोल नहीं है, टांगों पे नहीं है, तो फिर ऑक्सीट्रोपिस आप देंगे, याद रखिए। एस्ट्रेगलस देंगे आप, ये 200 में 1 ml रोज एक दें। आप देखेंगे कि उनकी टांगों में ताकत आएगी, जो डगमगाना शुरू हो जाते हैं, जिसको लोकोमोटर टैक्सिया कहते हैं, वो उनकी टांगों में ताकत आ जाएगी, चाहे उनको शुगर है, चाहे उनकी एज ज्यादा है, ये दवाइयां काम करती हैं। अगर दूसरे पेन्स हैं जो कि किसी ऑर्गन की वजह से, तो फिर मैंने पहले बताया उसको कैकेक्सिया कहते हैं। कि फिर किडनी की वजह से अगर वो बहुत परेशान है कि किडनी की के डायलिसिस हो रहे हैं या डायलिसिस के करीब है, तो फिर आप किडनी से रिलेटेड दवाई देंगे। जब सियाती है तो दिमाग से देंगे, लंग्स की प्रॉब्लम लंग्स से रिलेटेड देंगे। और अगर रिमटिज्म है, आपको जिस्मानी दर्द हैं, फिर आपको साथ इसमें कालमियाँ देनी पड़ेगी, आपको लिथियम का देनी पड़ेगी, यूरिक एसिड ज़्यादा है, यूरिया देनी पड़ेगी, यूरिक एसिड देनी पड़ेगी, कैल्शियम देनी पड़ेगी, लेडम देनी पड़ेगी, अर्टिकल यूनस देनी पड़ेगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस देनी पड़ेगी। जहाँ मरीज कहे जी मुझे थकावट है, तो आप जलसीमियम एसिड पिक्रिक जिंकम मेटोसोड होगी। जहाँ के उसको दर्दें हैं और आम दर्दें हैं, और अगर दर्दें नहीं ठीक हो रही और वो बहुत गोलियां खा रहा है पेन किलर, तो फिर उसको फाइब्रोमिल्जिया की तरह पहले माइंड की दवाई देके फिर दर्दों की दवाई देंगे। ये जो मेडिसिन है फास्फोरिक एसिड, ये जिसको भी देगी इसकी वाइटल फोर्स को अप करते हैं। ऐसे बच्चे जो स्कूल हेडिक के नाम से ये दवाई मशहूर है, स्कूल हेडिक, जो स्कूल से वापस आते हैं तो कहते हैं मेरे सर में दर्द है। ज्यादातर बच्चियां स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से घर आ रही हैं तो जी दर्द शुरू हो जाता है, आते साल लेट जाती हैं। कई को हल्का सा दर्द होता है, उनको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो लेट जाती है, जरा सा नींद पूरी करती है और दर्द ठीक हो जाता है, रेस्ट करती है दर्द ठीक हो जाता है। ये स्कूल हेडेक की सबसे बेहतरीन दवाइयों में से दवाई। वरना स्कूल हेडेक में नेट्रम में और भी है, स्कूल हेडेक में आपकी जलसीमियम भी है, स्कूल हेडेक में कलकेरिया फास्ट भी है,
कि आपको स्कूल जाके अगर दर्द शुरू हो गया तो कलकेरिया फास है, अगर वापसी पे घर में होती है तो आपकी एसिड फास है। और एसिड फास औरतों के भी बाल जो सफेद हो रहे हैं उनमें भी काम करती है। फिर बाल अगर आपके गिरना शुरू हो गए ड्यू टू ग्रीव, ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड या ओवर एग्जर्शन, तो फिर ये वहां पे एसिड फास आप दें, आपके बाल भी रोकती है गिरने से। कईयों के आई लैशेस गिर जाते हैं, कईयों के आई ब्रोज गिर जाते हैं, उनमें भी ये काम करती है। लॉन्ग बोन में अगर दर्द है, जैसे आपकी टिबिया है, फिबुला है, ह्यूमरस है, फीमर है, इनमें भी अगर दर्द हो रहा है तो ये दवाई काम करेगी। लेकिन आप देखें कि आपकी टांगों में दर्द है तो टांगों की हड्डियों में, तो वहां मिजेरियम बहुत अच्छा काम करती है, फेल नहीं होती। स्पेशली घुटने से नीचे टिबिया है, फिबुला है, उसमें दे, अगर वो काम करती है। ले हर किस्म की लॉन्ग बोन में ऐसी पास, आपकी बाजुओं की हड्डियां, आपकी टांगों की हड्डियां, उसमें अगर दर्द है वहां काम करते हैं। फिर इसके एक सिम्टम खास है कि आपको फीलिंग ऑफ क्रीपिंग, सेंसेशन ऑफ क्रीपिंग, टिंगलिंग, जैसे कोई चीज फिर रही, जू फिर रही है, कोई मक्खी फिर रही है, तो बार बार ऐसे करता है, बार बार ऐसे करता है। यहाँ कोई ट्यूठी चल रही है, बार बार ऐसे करेगा। यहाँ कोई चीज चल रही है, उसको ऐसे करेगा। ये भी एसिड पास है। यहाँ मरीज ऐसे होते हैं। डायबिटीज के लिए बहुत जबरदस्त दवाई है। अपने सिम्टम पे दे, डायबिटीज ठीक होती है। इसके सिम्टम के मरीज बहुत मिलते हैं आपको, दिमागी कमजोर, यादाश्त कमजोर, पेशाब की ज्यादती, पोलीजूरिया, एजेंसी ऑफ यूरिनेशन, यूरिन कैन एस्केप, इनवॉलंटरी हो सकता है, सब इसमें है। इसे हम अक्सर लिखे कि दूधिया पेशाब हो जाता है, लेकिन बाज का इसमें सिर्फ दूधिया क्रिस्टल नजर आते हैं। अगर इसके साथ खुनूदगी है, सुस्ती है, थकावट है, नकाहत है, फ्रस्ट्रेशन है, यादाश्त भी कम है, तो एसिड फास्ट देंगे तो उसकी शुगर भी ठीक होगी। आप इस पे यकीन से दीजिएगा, इस पे कनात करें, ये शुगर को भी पेशेंट ठीक करती है। होता क्या है कि शुगर का पेशेंट आता है, हम सबसे पहले सहजी अब जिंदाबाद देते रहे, पूरी उम्र कंट्रोल करें तो करें, नहीं तो नहीं करें। ऐसे ब्लड प्रेशर, राहुल फियर जिंदाबाद, हार्ट की प्रॉब्लम क्रिटिकल जिंदाबाद, जिगर की प्रॉब्लम है जनाब कार्डियस जिंदाबाद। कहाँ वो ठीक है, स्टे करती है, ताकत देती, ठीक तो नहीं कर। आपका तो मकसद है कि उसको किसी तरीके से रिलीफ दे, फुल रिलीफ, उसकी तकलीफों से जान छूटे। इसी तरह जब शुगर का पेशेंट आता है, आप उसकी मेंटल सिम्टम लें, मोडालिटीज लें, स्टे करें। उसकी जो दवाई बन गई है वो हाइपोटेंसी दे के या रोज की एक दे के, रोज की 3 दे के, उसको कहीं महीने बाद आओ। क्योंकि खांसी भी तो नहीं ठीक होती ना। बच्चे हैं लगातार खांस रहे, कांस्टेंट हैकिंग कफ, देख के डॉक्टर का दिल पसीज होता है कि यार ये चुप ही नहीं हो रहा बच्चा, खांस रहा है, कैसे बर्दाश्त कर रहा है। आप दवाई दे रहे हैं, ब्राटा आप दे रहे हैं, ड्यूमेक्स दे रहे हैं, आप जनाब उसको अमोनियम कास्टिकम दे रहे हैं, ड्रासला दे रहे हैं, नहीं ठीक हो रही। सीरप भी वो पी के ये सारे, तो फिर माइंड पे चले जाया करें प्लीज। नहीं ठीक होती खांसी के 10 में से आप ठीक करें 5 केस, मुश्किल काम। तो अगर शुगर आप कह रहे हैं ठीक होगी, शुगर भी अगर 10 में से 2 भी ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि ऑटो इम्यून है। और आप इस तरह दवाई उसकी सिलेक्ट करें मोडालिटीज पे, माइंड पे, और फिर महीना स्टे करें, दवाई दे दे महीने की, दरमियान में जो मर्जी दवाई खाए। नजला जुकाम होता है, जो मर्जी दवाई खाए, बुखार होता है, जो मर्जी दवाई खाए, लूज मोशन होता है, जो मर्जी दवाई खाएं, पेट दर्द होता है, खाए दवाइयाँ। लेकिन आपका नुस्खा अगर शुगर के लिए दे दिया फिर उसको महीने बाद फॉलो अप करें, तो बताया आके उसकी यकीनन पहले से काम होगी, और 2-4 महीने में उसी दवाई से वो ठीक हो सकता है। होता क्या है, हमने साइजीजियम भी दे दी, हमने वो भी दे दिया, आर्सेनिक ब्रोम भी दे दी जनाब, वो भी दे दी, तो वो कंट्रोल ही होता है फिर। जिस तरह आपके केस खांसी के 10 में से 2-3 ठीक हो गए, इसी तरह शुगर भी 2 दिन ठीक हो सकती है। एक शुगर का पेशेंट खुद जिसको शुगर होती है वो कहता है जी मैं तो ठीक ही नहीं होना, ये तो पूरी उम्र की मुसीबत लग गई, अब तो गोलियां खाऊंगा, फिर इंसुलिन लगेगी, फिर मेरी ये चीज हो जाएगी, ये हो जाएगी। पहले उसने डीएनए में डाल लिया, फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ये कौन सा ठीक होना है यार।
ये तो ठीक होती नहीं है। लेकिन आप छोड़ दें उसको, आपने प्रैक्टिस कर ली, देख लिया, आपने टेम्परेरी दवाइयाँ दे दी, अब आपके पास ऑटोइम्यून डिजीज है, इलाज तो माइंड को पकड़े, उस टोटल सिम्टम है, उस पर 10 मिनट लगाएं, उस पर 15 मिनट लगा दें। हमारी बुक्स में क्यों लिखा है ये ठीक होती है? वो डॉक्टर झूठे नहीं थे। आज से 150-200 साल पहले जो हमारी बुक्स लिखी, कतल गलत नहीं लिखी गई, कतल झूठी नहीं है। ठीक है, सारे नहीं ठीक होते। अगर जिंदगी में एक भी केस ठीक हुआ, उसने लिख दिया कि एक ही ठीक, 50% ठीक उसने लिखा है कि 50% ठीक था, मरीज गायब हो गया, नहीं आया। मर गया तो उसने लिखा है कि ये मरीज मर गया था। झूठ नहीं किया, झूठ नहीं बोला। तो जब ये एसिड फास्ट की इतनी बड़ी लिखी हुई है दवाई की काम करती है, इसकी सिम्टम टटोले, सिम्टम ले दें और ठीक हो जाए। एसिटिक एसिड का पेशेंट आता है वो दे, फास्फोरस का पेशेंट आता है वो दे, और दे के उसको सिंगल रेमेडी, उसको तंग ना करें कि आप साथ 3-4 दवाइयां और दे रहे हैं, फिर इसका काम नहीं चलेगा। सिंगल रेमेडी पे दे के उसको महीने की दवाई दे के छोड़, ठीक है, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी। अब यहां तक अगर किसी के जेब में कोई सवाल हो तो वो करे, वरना अगले इंशाल्लाह सेकंड संडे ऑफ अक्टूबर लेक्चर होगा फास्फोरस पर।